गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। आज हमने जो चैप्टर करना है उसका नाम है साउंड। ये वाला जो चैप्टर है ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली हो भी जाएगा। तो जो मैं आज आपको करवाऊँगी ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साउंड के अंदर कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। जितना चैप्टर करवाऊँगी उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ साउंड की, तो साउंड है क्या एक्चुअल में? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन ना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि अगर कोई भी वेव है, वेदर इट इज़ साउंड वेव, वेदर इट इज़ लाइट, लाइट में भी फिर चाहे वो एक्स रे है, चाहे यूवी है, चाहे इंफ्रारेड है, चाहे रेडियो वेव है, कोई भी वेव है, तो वो क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि व्हेन अ वेव इज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्या चीज़ उसके साथ ट्रांसफ़र हो रही है? तो ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको। ओनली एनर्जी, ओनली मैटर, बोथ एनर्जी एंड मैटर, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो बच्चे वैसे तो हम सबको ध्यान में रहेगा ही कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, बट जो मैंने सी ऑप्शन बोला, मैंने उसमें बोला बोथ एनर्जी एंड मैटर, तो कहीं ना कहीं लालच आ रहा है आपको कि शायद मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब ध्यान में रखना, देखना जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो बोलने से क्या हो रहा है? मेरे अंदर से एनर्जी जा रही है, एनर्जी कम हो रही है। 1-2 घंटा बोलने के बाद भी ऐसे लगेगा कि एनर्जी काफ़ी चली गई, बट बोलने से ये तो नहीं हो रहा भी इंसान पतला हो जाएगा बोल बोल के, राइट? तो ध्यान रखना, साउंड वेव जब भी ट्रेवल कर रही है या कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ लेके जाएगी एनर्जी को। एनर्जी ट्रांसफर होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे याद रखना है, आपने ध्यान में रखना है कि जो साउंड है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको एग्जामिनर क्या करे, सारा क्वेश्चन पूछ ले साउंड के ऊपर, बट वो साउंड वर्ड यूज ही ना करे, वो वर्ड यूज करे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चे वो होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम जो है वो मस्ट है। मीन्स अगर मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं होगा, साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। तो जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जहाँ पे भी मैं बच्चे जाते जाते स्टार डाल रही हूँ ना, स्टार का मतलब होता है वो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी। ठीक है, 1 स्टार इम्पॉर्टेंट, 2 स्टार और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 3 स्टार मतलब रिपीट करता है एग्जाम्स में। तो ये पहला क्वेश्चन है, साउंड कान ट्रेवल थ्रो। कहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगा? कहाँ पे नहीं करेगा? जहाँ पे मीडियम नहीं होगा, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो वैक्यूम क्या होता है बच्चे? वैक्यूम वेयर देयर इज नो एयर, नो मीडियम, तो उसको मैं बोलूँगी वैक्यूम। तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जो साउंड की मैक्सिमम स्पीड है वो किस में है? तो आपने ध्यान रखना है, साउंड की मैक्सिमम स्पीड जो है वो सॉलिड में है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए था? मीडियम चाहिए था ना। तो सॉलिड ऐसा मीडियम है जिसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ज़्यादा पास पास है। जैसे होता है ना कि भीड़ में एक बंदे ने धक्का मार दिया तो सारी लाइन हिल जाएगी ना, सेम चीज़ चल रही है सॉलिड के अंदर भी। एक वाइब्रेशन हुई, उसने सबको हिला के रख दिया। तो ये क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पे रहेगी? सॉलिड के अंदर। क्लियर है? अब पेपर में बच्चे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज आएगा, तो ऑप्शन देखो कैसे होंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड है वो मैं पूछ रही हूँ किस में है? H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस, N2 मीन्स नाइट्रोजन गैस, C है स्टील, एंड D इज वाटर, H2O। ठीक है, तो बच्चे आपने क्या करना है, अब बच्चों को पता होता है कि मुझे क्या करना है, स्टील टिक करना है, और बच्चे ना रट के चले जाते हैं पेपर में कि जब भी क्वेश्चन आएगा देन वी हैव टू टिक स्टील। बट ऐसा नहीं है बच्चे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगी सॉलिड की, वो जो भी ऑप्शन सॉलिड होगी वो आपने टिक कर देनी है। रीज़न, क्योंकि साउंड की मैक्सिमम स्पीड सॉलिड में होती है। ठीक है, बट एग्जामिनर अभी तक स्टील ऑप्शन में ज़रूर डालता है। आपने स्टील इसलिए टिक करा क्योंकि वो सॉलिड है, ये दोनों गैसेज है, ये लिक्विड में आ गया वाटर। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ऑर्डर की, ऑर्डर देख लेते हैं साउंड की स्पीड का।
तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है साउंड की बच्चे वो किस में थी, सॉलिड में। उससे कम किस में आ गई, लिक्विड में। लिक्विड से कम गैस, गैस को बच्चे एयर भी लिखा हो सकता है। और लास्ट में मैंने वैक्यूम लिख के क्रॉस कर दिया, मीन्स वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मीडियम मस्ट है उसके लिए, तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, पूरा चैप्टर पॉइंट वाइज करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कि मुझे 5 पॉइंट याद हो गए, 5 रह गए मेरे, ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने पॉइंट बना दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि साउंड की यूनिट बताओ। जो साउंड की यूनिट है बच्चे वो होती है डेसिबल। पेपर में इसको कैपिटल डी में भी लिखा हो सकता है, स्मॉल डी भी लिखा हो सकता है, ठीक है, चाहे कैपिटल में डी भी लिखा हो, चाहे स्मॉल में लिखा हो, चाहे कंप्लीट लिखा हो, डेसिबल वो साउंड की यूनिट में काउंट होगा। और अगर साउंड 80 डेसिबल से ऊपर चला गया, अगर साउंड 80 डेसिबल से बच्चे ऊपर चला गया तो वो साउंड हम सुन तो लेंगे, बट वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिजिकली पेनफुल हो जाएगा। उस साउंड से हमारे सर में दर्द होने लगेगा, है ना, हम इरिटेट हो जाएंगे। मीन्स फिजिकल पेन हमें कब होगा, व्हेन साउंड बिकम्स ग्रेटर देन 80 डेसिबल, जब 80 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे, जब रॉकेट फायर करा जाता है ना, सच्ची वाला रॉकेट, दिवाली वाला नहीं, सच्ची वाला जो होता है ना, बड़े वाला, तो जब वो फायर करा जाता है तो उस टाइम पे बच्चे ऑलमोस्ट 150 डेसिबल का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम ऐसे ही देखना रॉकेट को फायर कर रहे और अपने कानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अपने कान बंद नहीं कर रहे बाय द यूज ऑफ समथिंग, तो क्या होगा, वो आवाज़ जो हमें सुनेगी उस टाइम पे, उस आवाज़ के बाद दुनिया की कोई आवाज़ हमें सुन नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारे कान के पर्दे जो है वो फट जाएंगे। क्योंकि 80 डेसिबल से ऊपर, तो 80 डेसिबल पे कान के पर्दे नहीं फटे, सिर्फ फिजिकल पेन हुआ, सर दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया किसी तरीके से, बट 150 पे कान के पर्दे फट जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, जो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो पास करती है 1 सेकेंड में। तो जितनी नंबर ऑफ वेव, 1 कंप्लीट वेव बच्चे ये होती है, देखो अगर मैं 1 कंप्लीट वेव की बात करूं, ये पूरा अपर पार्ट, ये पूरा इसका लोअर पार्ट, ये 1 वेव है, तो 1 सेकेंड में ऐसी कितनी वेव्स पास करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है हर्ट्स। और हर्ट्स को कैसे लिखा जाता है, HZ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो HZ। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी का जो बच्चे फॉर्मूला आप लोग करते हो, आप लोग क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T, 1 टाइम पीरियड। बट आज के बाद याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम है। ठीक है, N/T होता है फ्रीक्वेंसी, N नंबर ऑफ साइकिल्स है, नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट क्या कर दोगे, 1 कर दोगे उसको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या कर देना है, 1 कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट बच्चे एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि N/T का यूज़ करना कैसे है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो करा क्या है हमने, मैंने क्या लिखा है कि जो नंबर ऑफ वेव्स है या नंबर ऑफ साइकिल्स है वो 30 है इन अ मिनट, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो मैंने अगेन फॉर्मूला क्या यूज़ करा, F इज इक्वल्स टू N/T। N नंबर ऑफ वेव्स थी, कितनी दी है, 30 दी है ना, और टाइम पर मिनट। हाँ बच्चे, एक चीज़ और याद रखना, जो टाइम है, टाइम हमेशा सेकंड्स में लेना है। ठीक है, टाइम हमेशा किस में लेना है, सेकंड्स के अंदर लेना है। तो सेकंड्स में 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 30/60 सेकंड लिखा, कट कटा के कितना बन गया, 0.5 सेकंड, ऊपर जाके हो गया सेकंड इनवर्स। अच्छा बच्चे, सेकंड इनवर्स भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, हर्ट्स भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, सेम है, तो सेकंड इनवर्स को हर्ट्स भी लिखा जा सकता है, या हर्ट्स को सेकंड इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेंज। ठीक है बच्चे, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गई अपनी रेंज। हमने ये तीनों रेंजेस ध्यान में रखनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं ऑडेबल रेंज। सेंटर में मैंने क्या लिख दिया, ऑडेबल,
रेंज मतलब जो हमें सुनाई देती है, हम इंसानों को सुनाई देती है, वो ऑडिबल रेंज है। और हमें कितना सुनाई देता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का सब कुछ। और 20,000 हर्ट्ज, 1000 को बच्चे किलो लिखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। देखना कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि ऑप्शन में 20 to 20,000 हर्ट्ज है ही नहीं था, तो फिर क्या होगा? फिर उसमें लिखा होगा 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि 1000 कैन बी रिटन एज किलो के। ठीक है, तो हमारी जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर? और देखो हमारी जो अपर रेंज है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना सुनाई दे रहा है? 20,000। अगर 20,000 से हम चले जाते हैं ऊपर, अगर हम 20,000 से चले जाते हैं ऊपर, तो वो रेंज क्या हो जाएगी? अल्ट्रासोनिक वेव्स। या मैं बोलूँ मैं 20,000 किलोहर्ट्ज से, सॉरी 20 किलोहर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चले गए, तो वो वेव कहलाएगी अल्ट्रासोनिक वेव। अब बच्चे ऑप्शन में जहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव लिखा होगा वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट वेव भी लिखा होगा। तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा वायलेट, वो कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मेरे को, है ना, कि अल्ट्रासोनिक के साथ ऑप्शन में अल्ट्रा वायलेट दे दिया तो शायद हम लोग कंफ्यूज हो जाए। बच्चे ये सोनिक वर्ड लिखा है ना, ये सोनिक वर्ड आपको बचाएगा। सोनिक, सुनना सुनाना, उस वर्ड को मैं सोनिक बोलती हूँ। तो जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स है, यूवी वेव्स है, वो कहाँ से आती है? वो तो सन से आती है। हार्मफुल वेव्स है, अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा स्किन कैंसर। बट नहीं हो रहा, इट मीन्स हमें कोई बचा रहा है। तो कौन बचा रहा है बच्चे? ओजोन बचा रही है, O3। हमारी अर्थ के अराउंड एक क्या है? एक लेयर है ओजोन की, O3 की लेयर है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट वेव से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पेपर में ये भी बन सकता है कि जो अल्ट्रा वायलेट वेव है उसको, चलो ओजोन तो हमें उससे बचा रही है, बट ओजोन खुद कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर, है ना, ये जो सारी है। तो कौन सी लेयर में ओजोन प्रेजेंट है? तो आपने ध्यान रखना है जो ओजोन है दैट इज O3, वो हमें सेव करती है। S4 सेव, S4 स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन प्रेजेंट है। चलो वापिस आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैं स्टार्स डाल देती हूँ। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है जितने करवा रही हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पेपर में दिख जाएगा। तो क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है कि जो बैट है, बैट क्या होता है? चमगादड़, है ना। तो जो बैट्स है, पहली चीज़ याद रखना बच्चे, हमें गलत फहमी होती है कि उनको रात में दिखाई देता है। जो बैट्स है ना उनको दिन में दिखता है ना उनको रात में दिखता है, बट हम लोगों को बचपन से बताया जाता है कि वो रात में ही निकलते हैं बाहर क्योंकि उनको रात में ही दिखता है। नो बच्चे, उनकी जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की है। जो ब्लैक कलर है वो गुड एब्जॉर्बर होता है ना, तो जब वो अगर धूप में बाहर निकलेंगे तो उनकी बॉडी ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, उनको इरिटेशन होगी, तो वो इसलिए धूप में बाहर नहीं निकलते। अगर दिन में बारिश का मौसम हो जाए, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, वो उस टाइम बाहर निकल जाते हैं। रीज़न क्या है कि उनकी बॉडी से हीट बर्दाश्त नहीं होती। बाकी दिखता उनको कभी भी नहीं है, ना दिन में ना रात में, कभी भी नहीं दिखेगा। तो वो अपना पाथ कैसे डिटेक्ट करते हैं बच्चे? वो अपना पाथ डिटेक्ट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अब सवाल आता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स उनके पास कहाँ से आ रही है? अब मान लो ये बैट है, ठीक है, ये बैट उड़ रहा है, तो उड़ेगा तो अपने विंग्स को हिलाएगा, पंखों को हिलाएगा, उनको हिलाने से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कोई ऑब्स्टेकल है, मतलब कोई रुकावट है, जब उस रुकावट के ऊपर, उस ऑब्स्टेकल के ऊपर रेज पड़ी, वेव्स पड़ी, तो टकरा के वापस आएंगी। अगर तो अभी वेव्स गई थी ना, अभी मतलब उसने फेंकी है और विद इन सेकेंड्स या बहुत कम टाइम में वो वापस आ रही है, इसका मतलब बैट को पता चल जाएगा अभी आगे क्या है खतरा, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। ठीक है, अगर बहुत देर में आती है तो वो फिर सीधा सीधा चलता रहेगा, मीन्स उसको आइडिया हो जाएगा, उसको आइडिया हो जाएगा अपने पाथ का। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बैट्स कैन डिटेक्ट देयर पाथ बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ वेव, तो आपने आंसर टिक करना है अल्ट्रासोनिक वेव्स। और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है? जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है।
चलो वापिस आते हैं। देखो जो ऑडिबल रेंज है हमारी, मुझे कम से कम सुनाई दे रहा है, हमें कम से कम सुनता है 20 हर्ट्ज का। अगर इससे पीछे चले जाओ तो फिर वो वेव्स क्या हो जाएंगी, लेस देन 20 हर्ट्ज वाली वेव्स होंगी, इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है। अब जहां पे इंफ्रासोनिक वेव्स लिखा होगा, एक ऑप्शन में दिया जाएगा बच्चे इंफ्रारेड वेव्स, तो फिर अगेन कंफ्यूजिंग, तो फिर किसने बचा लिया, फिर सोनिक वर्ड ने बचा लिया। ये जो सोनिक वर्ड है ये फिर सुनने सुनाने वाला, तो साउंड वाले चैप्टर में ही बात होगी इसकी, तो जहां पे फ्रिक्वेंसी की बात होगी वो क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। राइट। अच्छा बच्चे, इंफ्रारेड पे भी क्वेश्चन आता है। इंफ्रारेड भी सन से आती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट सन से आ रही थी ना, एक है इंफ्रारेड रेस, वो आती है सन से। जो हम धूप सेकते हैं ना, सेक समझते हो, जो वार्मथ आप फील करते हो, वो क्या है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, सन से आ रही है, हार्मफुल नहीं है, हम लोग सेकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा ये देखो, जो इंफ्रासोनिक वेव है कौन कौन सुनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दो एग्जांपल लिखी है, जैसे एलिफेंट हो गया ना, स्नेक हो गया। अच्छा सांप के कान नहीं होते बच्चे, फिर सांप कैसे सुनता है, तो साउंड को सुनना ज़रूरी थोड़ी ना, यू कैन ऑल्सो फील इट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूँ ना, और मैं क्या करती हूँ, एक ऐसे पाइप ले रही हूँ ना, ये पाइप लिया, एक सिरा आपके हाथ में पकड़ा दिया, एक सिरा मैंने पकड़ा, और इसको ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट करती हूँ, तो आपके कान बंद है। ठीक है, आपके जो कान है वो बंद है, बट आप फिर भी हाथ लगा के ऐसे फील करोगे कि इसमें कोई वाइब्रेशन आ रही है। समझ आया। तो यहाँ से पता चला कि साउंड को सिर्फ सुना ही नहीं जाता, साउंड को हम लोग फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आ गया जो डॉग्स है। जो डॉग्स है, डॉग्स को कितना सुनाई देता है, 15 हर्ट्ज से लेके 50,000 हर्ट्ज तक का सब कुछ। ठीक है, फ्रॉम 15 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज, उनको सब कुछ सुनाई देगा। रेंजेस तो बच्चे तीनों ही सुन रही है देखा जाए। अगर मैं बात करूँ 15 से, ये बाउंड्री जो है ये 20 हर्ट्ज की है, ये वाली बाउंड्री 20,000 हर्ट्ज के लिए है, तो अगर मैं यहाँ 15 हर्ट्ज लेती हूँ तो 5 हिस्से इसके ऑडिबल, पूरी ऑडिबल उसको पूरी सुनी। अल्ट्रासोनिक बच्चे 20,000 से लेके 50,000 तक, यानी 30,000 हिस्से इसके सुने, सबसे ज़्यादा उसको अल्ट्रासोनिक वेव सुनी। तो अगर आपके पेपर में आता है कि डॉग्स को कौन सी रेंज सुनती है, तो सबसे ज़्यादा रेंज तो अल्ट्रासोनिक ही आ रही है ना, तो ऑप्शन में आपको अल्ट्रासोनिक टिक करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट बिल्कुल टॉपिक थोड़ा मतलब अलग गया है ना, अभी तो हमने रेंज करी है, अभी आपको कुछ टर्म समझनी है, तो ध्यान से समझना इन चीज़ों को। सबसे पहली टर्म आ गई पिच। पिच का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का तीखापन। जिसकी आवाज़ तीखी उसकी आवाज़ की पिच मैं बोलूँगी ज़्यादा है। उसके जस्ट नीचे मैं लिख रही हूँ फ्रीक्वेंसी। रीज़न इज़ बच्चे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसकी आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जिसकी आवाज़ की पिच कम होगी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। क्लियर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, साथ साथ चलेंगे। और लाइन के दूसरी साइड मैंने लिखा लाउडनेस और इंटेंसिटी, ये भी बच्चे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी की आवाज़ की लाउडनेस ज़्यादा होएगी उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर लाउडनेस ज़्यादा है। अगर लाउडनेस कम है तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुई ये चीज़। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बच्चे, आप ये भी कर सकते हो, जैसे लाउडनेस को मैं यहाँ पे ले सकती हूँ किसी की आवाज़ कितनी भारी है, ठीक है, और इंटेंसिटी कितनी दूर तक जा रही है, उसकी आवाज़ कितनी इंटेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। पिच का मतलब आवाज़ का तीखापन, लाउडनेस का मतलब भारीपन। तो हम बच्चे कोई भी आवाज़ सुने तो आई थिंक हम इतना डिसीजन तो ले सकते हैं कि किसकी आवाज़ की जो पिच है ना, वो जो शार्पनेस ऑफ वॉइस है वो ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिया लेडीज़ वॉइस, मैंने यहाँ पे लिखा लेडीज़ वॉइस। तो लड़कियों की आवाज़ नॉर्मली क्या होती है, लड़कियों की आवाज़ नॉर्मली जो होती है वो होती है तीखी, तो उनकी आवाज़ की बच्चे पिच क्या होगी, ज़्यादा। तो ये जो बीच में मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है ना, इसका मतलब देखो क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा। तो लड़कियों की आवाज़ की पिच जो है वो ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी ना, बट लाउडनेस एंड इंटेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, दोनों कम हो जाएगी। अगर पिच एंड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो लाउडनेस एंड इंटेंसिटी हो गई कम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो मैंने क्या दिया, रोर ऑफ लायन, शेर की दहाड़। जब शेर दहाड़ता है तो तिखी सी आवाज़ तो नहीं आती, मेरे हिसाब से तो भारी सी आवाज़ आती है ना। बिल्ली की आवाज़ तिखी होती है, लायन की आवाज़ भारी होएगी, ठीक है। तो अब उसकी आवाज़ जो है उसका भारीपन ज़्यादा है, तो लाउडनेस बच्चे मुझे पता चली ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको ना सर्कल कर देती हूँ कि जो ये पॉइंट था यहाँ से मैंने पिच से डिसीजन लिया, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे लाउडनेस का पहले पता लगा है ना, कि जो लाउडनेस है लॉइन की आवाज़ की वो ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, बट पिच एंड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ह्यूमिंग ऑफ मॉस्किटो की अगर मैं बात करती हूँ, मच्छरों की मक्खियों की भिनभिनाहट, है ना। तो एक मच्छर भी हमें तंग कर सकता है, उसकी आवाज़ इतनी तीखी होगी जब वो कान के पास से गुजरेगा, अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा फिर मेरे को उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो उसकी आवाज़ जो है बच्चे वो क्या है, तीखी है, पिच जो है उसकी आवाज़ की ज़्यादा है। अगर पिच ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा, बट लाउडनेस एंड इंटेंसिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि पिच और लाउडनेस में से क्या ज़्यादा कम है, एक चीज़ पता चल जाएगी, बाकी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। एक बार फिर देख लो, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट आपस में इन्वर्स रिलेशन फॉलो करेंगे। अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा, ये कम है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। अब एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है घुमा के कि किसी की आवाज़ की जो हमें इंटेंसिटी है वो ज़्यादा करनी है, तो पिच को क्या करूँ, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा करनी है तो बच्चे पिच को क्या करो, कम कर दो, ठीक है। अगर किसी की आवाज़ की लाउडनेस ज़्यादा करनी है तो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को बताओ क्या किया जाए, तो लाउडनेस ज़्यादा करनी है ना, लाउडनेस अगर ज़्यादा करनी है तो इंटेंसिटी को ज़्यादा करो, बट फ्रिक्वेंसी को क्या कर दो, कम कर दो। तो ये रिलेशन आपको इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया, सम फिजिकल पैरामीटर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। फिजिकल पैरामीटर का बच्चे मतलब होता है जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो इनको कम ज़्यादा करने से साउंड की स्पीड को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मीन्स जो मेरी आवाज़ है, अगर मैं ये पैरामीटर चेंज कर दूँ तो मेरी आवाज़ आप तक जल्दी जल्दी पहुँचेगी या लेट हो जाएगी, वो चीज़ हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमें 4 पैरामीटर करने हैं। 4 में से जो पहले 2 पैरामीटर है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। और जो सेकंड वाला पॉइंट बताऊंगी वो तो रिपीट करता ही रहेगा, रीज़न भी बताऊंगी उसका, ठीक है। तो देखो बच्चे, पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज। जहाँ पे भी बच्चे मैंने एरो ऊपर को डाल दिया उसका मतलब क्या होएगा, एरो ऊपर को डाला मीन्स चीज़ इंक्रीज करती है, और एरो नीचे को डालने का कभी भी मतलब होगा चीज़ डिक्रीज करी, वो पैरामीटर डिक्रीज करा, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, गर्मी बढ़ गई, तो गर्मी बढ़ गई तो हीट आ गई, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो मैं बोल रही हूँ साउंड जो है दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी को एनर्जी मिल जाएगी तो मेरी आवाज़ आप तक क्या होएगी, ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी पहुँचेगी। अगर मैं रूम में या कहीं पे भी हूँ, मैं जो बोल रही हूँ दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर गर्मी होगी तो मेरी आवाज़ को एनर्जी मिल रही है ना, बाहर की एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, तो मेरी आवाज़ की जो स्पीड है बच्चे वो बढ़ जाएगी। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शंस इंक्रीजेज, बी ऑप्शन डिक्रीजेज, सी रिमेन सेम, डी नन ऑफ दीज, या फिर फर्स्टली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ऐसे करके, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड पॉइंट बोला था ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला अगर नहीं पढ़ा होगा बच्चे ऑलमोस्ट गलत करके आते हैं पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि उनके दिमाग में पता क्या चलता है, PV इज इक्वल्स टू NRT, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, पर वो भूल जाते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ती है ना, कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नॉर्मल में तो यही है कि जब भी प्रेशर ज़्यादा होगा बच्चे टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई, मान लो मेरे पास एक कोक की बोतल है,
ठीक है। तो मैं जब उसको हिलाऊंगी, शेक करूंगी, तो आपको पता है उसके अंदर गैस प्रोड्यूस होएगी। अगर मैं ढक्कन खोल दूंगी तो मैं प्रेशर फील करूंगी उसके अंदर, कैसे एकदम से सब कुछ बाहर स्प्लैश आउट हो जाएगा। और वो बॉटल हिलाने से ठंडी थोड़ी ना हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, बॉटल का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर के बढ़ने के साथ बच्चे ऑब्वियस ही बात है कि टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी को, स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, बट ऐसा नहीं होता। चाहे प्रेशर को बच्चे कम करो चाहे ज़्यादा करो, साउंड की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करता है फिर तो ये कंडीशन आ गई। अब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जामिनर करता है वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताओ, बट वो कहीं लिखता नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वो एक्सपेक्ट करता है कि हम लोगों ने खुद से पढ़ा हो, और ये चीज़ हर एक बुक में गिवन होती है बच्चे की टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपने मान के चलना है, जब भी साउंड का क्वेश्चन आएगा, जब भी साउंड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, प्रेशर का इफेक्ट पूछा जाएगा, तो दिमाग में चलना चाहिए टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो आंसर क्या टिक करोगे, नो इफेक्ट। रीजन मैंने बता दिया कि टेम्परेचर चेंज ना करे। अब क्वेश्चन की बच्चे टाइप कैसे कैसे बन सकती है, ठीक है, एक दो टाइप मैंने लिखी है, इसके सिवाय भी अगर कोई बनेगी तो आप इजीली पता लगा लोगे। जैसे फर्स्ट दिया मैंने, ऑन विच पैरामीटर स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड। तो किस पे डिपेंड नहीं करी, प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर के ऊपर मतलब प्रेशर को कम ज़्यादा करने से मैंने लिखा है ना स्पीड के ऊपर नो इफेक्ट, तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगी। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तब भी क्या था आंसर हमारा, प्रेशर आ गया। एक और टाइप से यही क्वेश्चन बन सकता है, देखो जैसे विद इंक्रीज भी लिखा हो सकता है, डिक्रीज भी लिखा हो सकता है ना। विद इंक्रीज इन प्रेशर या विद डिक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड, तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो उसने क्या रहना है बच्चे, सेम रहना है, ठीक है। तो ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए, इसके 3 टाइप हो गया आई मीन क्वेश्चन की प्रेशर के अंदर। फिर पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ध्यान से करना। अब जैसे ह्यूमिडिटी है, आ भी सकता है पेपर में, नहीं भी आ सकता, बट छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हम रट नहीं रहे, हम समझ के कर रहे हैं ना। तो बच्चे ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नमी, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, चिपचिपा मौसम हो रहा है ना, तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी क्या करेगी, वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर ह्यूमिडिटी कम होगी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो स्पीड भी डिक्रीज करेगी। मीन्स अगेन ह्यूमिडिटी एंड स्पीड क्या है हमारे पास बच्चे, ये है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास 4th जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ विंड। देखो एक होती है विंड, एक है एयर, और दोनों में डिफरेंस है। एयर का अगर मैं बात करती हूँ, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मैं बोलूँगी एयर है। विंड क्या हो जाएगी, जब वही एयर स्पीडी हो जाएगी, विंड मीन्स स्पीडी एयर, बहती हुई हवा, तेज चलती हुई हवा जिसको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, आपने एक चीज़ अज्यूम करनी है, मान लो ना आप साइकिल पे इस साइड जा रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो खुद से, ठीक है, तो पैडल मार रहे हो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और सामने से ना बड़ी तेज़ हवा चल रही है, तो होगा क्या, जब आप और विंड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आपको ज़ोर से पैडल लगाना पड़ेगा, आपकी स्पीड कम हो रही है क्योंकि धक्का लग रहा है आगे से ना, बैकवर्ड जा रहे हो आप, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। सेम चीज़ साउंड को चलेगी, आप इस डायरेक्शन में कुछ बोल रहे हो, सामने से हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में चल गई, तो स्पीड को क्या होगा, स्पीड तो कम हो जाएगी। अब आप सबने ना, सारे बच्चों ने एक चीज़ करी होगी, कूलर या फराटे के सामने जाके ना कुछ बोलने का ट्राई सबने करा होगा, है ना। तो जब हम ऐसे मुंह खोल के कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो गरगर की आवाज़ आती है और ऐसे लगता है हवा दोबारा मुंह में गिर रही है, तो वो यही एग्जाम्पल है कि व्हेन साउंड एंड विंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड ऑफ साउंड विल डिक्रीज। और अगर सेम डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में साइकिल चलाया उसी डायरेक्शन में हवा चल गई, तो बीच बीच में बच्चे पैडल भी नहीं मारने पड़ेंगे, जोर भी कम लगेगा और स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स व्हेन साउंड एंड विंड दे आर इन सेम डायरेक्शन
तो जो स्पीड है साउंड की दैट विल इंक्रीज, राइट। अब एक नेक्स्ट ना छोटा सा नोट कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, मैंने लास्ट में जो आपको करवाया था थोड़ी देर पहले, वो पिच वगैरह का बताया था ना, पिच है, फ्रिक्वेंसी है, सब कुछ। अब होता क्या है, अब जैसे लड़कियों की वॉइस, तो मैंने लिखा पिच जो है वो ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियों की आवाज़ की पिच ज़्यादा होएगी, बट फिर भी आवाज़ में तो फ़र्क आता है ना, आवाज़ में तो फ़र्क आ रहा है। अगर बच्चे ये पिच वगैरह मैच भी कर जे, है ना, पिच भी मैच करगी तो ऑब्वियस ही बात है बाकी टर्म्स को भी हमें किसी तरीके से मैच करवाना पड़ेगा, फिर भी आवाज़ों में फ़र्क आता है। अगर हमें पूछा जाए कि जो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट जो सिंगर्स है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर, कैसे करते हो, बाकी सब तो मैच कर गया, पिच वगैरह का हमें पता नहीं चल रहा इतना, तो बच्चे वहाँ पे एक टर्म आती है टिम्बर, पेपर में टिम्बर लिखा जाएगा, टिम्बर का मतलब होता है क्वालिटी। तो जो आप आवाज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हो बच्चे, वो ऑन द बेसिस ऑफ टिम्बर करते हो, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो बच्चे, जब थंडरिंग होती है ना, जब थंडरिंग हो रही है, जस्ट अ मिनट, हाँ, जब थंडरिंग होती है तो जो लाइट है और जो साउंड है वो एक ही साथ प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हुए, बट जो लाइट है वो हमें पहले दिखती है और जो साउंड है वो बाद में आता है। लाइट पहले दिखी, साउंड बाद में आया, ऐसा हो रहा है एक्चुअल के अंदर। तो घर से तो इकट्ठे ही निकले, प्रोड्यूस जब इकट्ठे हुए, पहले कौन पहुंच गई, लाइट पहुंच गई, उसके बाद कौन पहुंचा, आवाज़ पहुंची, तो इट मीन्स जो पहले पहुंचा है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फिर क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। कहाँ पे हो रहा है ये सारा फिनोमिना, एयर में। कुछ बच्चों को लगता है वैक्यूम ठीक करना है, नो बच्चे, ये सारा फिनोमिना एयर में हो रहा है। ये जो बादल आए, बारिश हुई, ये सारा फिनोमिना ट्रोपोस्फियर में होता है, सबसे पहली वाली लेयर। जब आप ऐसे आसमान की तरफ देखते हो ना, तो जो बादल वगैरह दिख रहे हैं वो सारा ट्रोपोस्फियर में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, ड्यूरिंग थंडरिंग द लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज हेयर्ड अ लिटिल लेटर, बिकॉज जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है एयर में, ठीक है। तो मैंने ये एक ना ऑर्डर लिख दिया कि अगर मैं साउंड की स्पीड की बात करती हूँ भी, सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, तो साउंड की स्पीड बच्चे एस से साउंड, एस से सॉलिड, सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या थी, सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए और सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर है लिक्विड, फिर है गैस, गैस को बच्चे एयर भी लिखा हो सकता है। वैक्यूम पे मैंने कांटा ही लगा दिया कि वैक्यूम में तो ट्रेवल करेगी ही नहीं आवाज़, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ लाइट की, तो लाइट की स्पीड का ऑर्डर क्या है बच्चे, लाइट जो है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो वो वैक्यूम में सबसे जल्दी ट्रैवल करेगी। जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में क्या होती है बच्चे, सबसे ज़्यादा आती है। आपने वैल्यू सुनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वैक्यूम में वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। उसके बाद एयर है, उसके बाद लिक्विड है, लास्ट इज सॉलिड। कुछ बच्चों को लगता है कि सॉलिड में तो लाइट ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही मैं सॉलिड बोलती हूँ दिमाग में सबसे पहली जो एग्जांपल आती है ना, वो एग्जांपल आती है लकड़ी की, कि लकड़ी में तो ट्रैवल नहीं करती। बच्चे कांच में तो करती है ना, ग्लास में तो कर रही है ना। तो अगर हमारा सॉलिड ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट हुआ तो उसमें से लाइट ट्रैवल कर जाएगी, अगर ओपेक हुआ तो उसमें से ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोनार एंड रेडार। इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, और इनमें कौन सी वेव यूज़ होती है वो पूछा जा सकता है, और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। तो याद करने का तरीका, इनकी फुल फॉर्म बार बार उनको बोलो तभी याद होएगी, ठीक है। जैसे बच्चे सोनार है, तो सोनार के अंदर से मैं एस और ओ को इकट्ठा उठाऊंगी, ओ का मतलब ऑफ नहीं बनाना, एस ओ मतलब साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। तो वेव कौन सी यूज होती है सोनार के अंदर, सोनार के अंदर जो वेव यूज होती है उसका नाम है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव बच्चे पढ़िए हमने, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, वो वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। जो बैट सुनते हैं ना,
बैट्स कराया था ना, बैट्स कैन डिटेक्ट देयर पाथ बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार में भी हम यही यूज़ करते हैं। सोनार का यूज़ बच्चे उसमें सबमरीन्स में भी करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो सोनार के यूजेस क्या क्या है। एक तो नेविगेशन के लिए यूज़ हो गया, ठीक है, पानी की डेप्थ देखने के लिए यूज़ करते हैं इसका, और टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई दूसरी सबमरीन है, चाहे वो कोई अंडर वाटर रॉक है, ठीक है, चाहे वो कोई खजाना ही है अंडर वाटर, तो पानी के नीचे की कोई भी चीज़ डिटेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग सोनार। तो अगर पेपर में रेडार और सोनार का ऑप्शन आता है ना, तो दिमाग में आता है कौन सा टिक करना है। तो एक छोटा सा हिंट याद रखना, ये हर जगह सही नहीं होगा बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम चल जाएगा कि पानी में जहाँ पे भी यूज़ करना हुआ ना, वहाँ पे आपने यूज़ सोनार लिखना है, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे सी की डेप्थ की मैं बात करती हूँ ना, ध्यान रखना, जैसे ये सी है, ये डेप्थ है, यहाँ से वेव फॉल करवाई जाएगी, ये सी बेड है बिल्कुल नीचे वाला, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना बच्चे। तो पहले वेव जाएगी सी बेड से टकरा के फिर वापस आ जाएगी ना, तो सेम डिस्टेंस उसने ट्वाइस कवर करा, ये आगे जाके फिर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, मैं डी पता कर लूँगी, मतलब मुझे डेप्थ पता चल जाएगी वाटर की कितनी है, ठीक है। तो ये सोनार का क्या था, यूज़ था। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे रेडार के ऊपर। रेडार की फुल फॉर्म में आर और ए को इकट्ठा उठाया मैंने, देखो आर और ए को इकट्ठा उठा रखा है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दिस इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो वेव्स यूज होती है बच्चे, ऑप्शन में लिखा होता है रेडियो वेव्स, और बहुत जनों को लगता है कि रेडियो वेव्स यूज होती है, कुछ बुक्स में भी दे देते हैं रेडियो वेव्स यूज होती है, बट एक्चुअल में रेडार में माइक्रोवेव्स यूज होती है। तुक्का भी नहीं लग सकता इसका, तो है ना, पढ़ा होएगा तभी पता चलेगा। देन माइक्रोवेव्स की कन्वर्जन हो जाएगी रेडियो वेव्स में। फर्स्टली माइक्रोवेव्स ही टिक करना है पेपर के अंदर। और जहां पे भी बात हुई हवा में यूज करने की, ठीक है, डिटेक्शन करनी है किसमें, हवा में, तो वहां पे आपने यूज कर देना है रेडार का। किसका यूज करना है, रेडार का। तो रेडार की फुल फॉर्म हमने कर ली, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो वेव यूज हो रही है वो है माइक्रोवेव। इसके यूजेस देखो बच्चे क्या क्या है। ट्रैफिक पुलिस यूज करती है, बैठे होते हैं ना सड़कों के ऊपर, कैमरा सा लेके पता चल जाता है भी आपकी जो गाड़ी है, व्हीकल है, कितनी स्पीड पे जा रहा है, तो वो स्पीड लिमिट चेक करते हैं बाय द यूज ऑफ रेडार, ठीक है। और कौन यूज करता है, एयरक्राफ्ट भी यूज करते हैं रेडार का पाथ डिटेक्शन के लिए। तो हवा में किसका यूज करना है, रेडार का, पानी में सोनार का। तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी कि कोई ऐसी एग्जाम्पल आ जाए पेपर में जो हमने बुक में नहीं पढ़ी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि जो हमारी नेचुरल लाइफ में यूज हो रहे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, हवा में रेडार, पानी में सोनार। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है इको एंड रेबरवेशन में डिफरेंस। ज़्यादातर पेपरों में इको का आता है, इको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है, चैप्टर पूरा करना है। तो एक है इको, एक है रेबरवेशन, दोनों का मीनिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का जाके टकरा के वापिस आना, बैक बाउंस ऑफ साउंड, इको भी है रेबरवेशन भी है। बट बच्चे कंडीशन होएगी कि रेबरवेशन कब होगी, इको कब होगी। पहले रेबरवेशन को समझते हैं। देखो, आर फॉर रेबरवेशन, आर फॉर रूम। जैसे ही दिमाग में मेरे रूम आते तो मेरे दिमाग में आती है चार दीवारी, बाउंड्री होगी, सर पे छत होगी, तभी रूम होगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रेबरवेशन के लिए चार दीवारी मीन्स बाउंड्री ज़रूरी है और सर पे छत ज़रूरी है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई बंदा है वो बड़े सारे हॉल में ज़ोर से चिल्लाता है, तो पहले तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, और आफ्टर दैट आएंगी बहुत सारी रिफ्लेक्शंस, उसकी आवाज़ की गूंज पड़ेगी। गूंज समझते हो ना, बार बार आवाज़ जो है वो रिपीट करके सुनाई दे रही है, बार बार आ रही है। मैंने तो एक बार बोला, 10 बार 12 बार आवाज़ आ रही है, दैट इज रेपिटेशन ऑफ साउंड हो रही है, गूंज पड़ रही है आवाज़ की, उसी को हमने बोलना है रेबरवेशन, ठीक है। व्हेन अ पर्सन शाउट इन अ बिग एम्प्टी हॉल, we first heard his original sound, after that we heard the reflected sound of that shout, और उसको बोलना है रेबरवेशन। अब बच्चे क्या है, जो चीज़ रूम में, जो चीज़ बंद दीवारी में हो रही है ना, तो उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर घर को पूरा खाली कर दिया जाए ना, तो घर भी क्या है, गूंजने लगेगा, हम कुछ भी बोलेंगे हमारी आवाज़ गूंजेगी।
बट नॉर्मली नहीं गूंजती। रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोगों ने घर में सामान भर दिया, फर्नीचर लगा दिया, पर्दे लगा दिए, मैट बिछा दिया, है ना। तो ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा मटेरियल भरते जाओगे कमरे में, उतनी ज़्यादा रेपिटेशन ऑफ साउंड क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ज़ीरो तो नहीं कर सकते बिल्कुल ही ना किसी भी चीज़ को, एरर तो हमेशा रहेगा, बट आप रेबरवेशन को कम कर सकते हो। कैसे? विद द यूज़ ऑफ फर्नीचर, कर्टन्स, मैट, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके। अगर मैं बात करती हूँ बच्चे इको की, तो आप सबने करा होगा कि अगर हम कहीं पहाड़ों में जाते हैं ना, तो हमें आदत होती है अपना नाम लेना है, ज़ोर से चिल्लाना है। रीज़न, बार बार अपना नाम सुनाई देगा वहाँ पे ना। तो ये क्या है? इसको इको बोलना है। पहाड़ तो है सामने, कोई चीज़ तो चाहिए जिससे आवाज़ जाके टकरा के वापिस आए, बट बच्चे यहाँ पे सर पे छत नहीं है। रेबरवेशन में मैंने बोला था सर पे छत होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे मान लो ये आप खड़े हो, ये पहाड़ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ना। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। इस पे डाल दो स्टार, ठीक है, इस पे कर दो स्टार। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है ये वाला? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर टू प्रोड्यूस एन इको कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। वैसे तो पेपर में पूरी वैल्यू गिवन होगी, अगर ये वैल्यू ना गिवन हुई तो फिर क्या कर सकते हो? फिर नियरेस्ट वैल्यू जो भी होगी 17.2 के, वो आप टिक कर दोगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रेबरवेशन। तो एक बात और चीज़ याद रखना बच्चे, पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाने नहीं दिए जाते। ये नहीं ना, अब देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ की, तो नॉर्मली हम लोग सड़कों पे ये दबादब हॉर्न बजाई जा रहे हैं, बट अगर पहाड़ों में आप ऐसा करते हो, रिस्क हमारी जान को ही है। अगर मैंने एक हॉर्न बजाया, ठीक है, तो अब पहाड़ों में इको तो प्रोड्यूस होगी। लेट इट बी 10 जो है उसकी रेपिटेशन हो रही है, 10 टाइम वो साउंड क्या कर रहा है? बैक बाउंस करके आ रहा है। मैंने 10 हॉर्न लगातार बजा दिए, तो 10 हॉर्न ने 100 एनर्जी यूज़ कर ली, 100 वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। जब वो बच्चे वेव का पूरा बंडल जाके किसी पहाड़ से टकराएगा तो क्या होगा? तो वो पहाड़ अपनी जगह से खिसक सकता है, क्या हो जाएगी? लैंडस्लाइड हो जाएगी। खतरा किसको होएगा? हम लोगों को ही होएगा। तो ये रीज़न है कि वो बोलते कि ज़्यादा हॉर्न पहाड़ों में नहीं बजाने, क्योंकि इको होती है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे बजाओ, फिर बेफालतू में नहीं बजाने, ठीक है जी। इसके बाद बच्चे वही दोबारा से आ गया हमारा पॉइंट जो मैंने थोड़ी देर पहले किया, कि जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एस इज इक्वल्स टू d/t। अगर न्यूमेरिकल में कहीं पे वर्ड यूज़ हो गया रिफ्लेक्शन, बैक बाउंस, एको, रेबरवेशन, मतलब कहीं पे ऐसा वर्ड यूज़ हो गया जहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो साउंड है वो जाके टकरा के वापिस आ रही है, तो वहाँ पे डिस्टेंस डबल कवर हो गया। तो स्पीड इज इक्वल्स टू मेरे पास d की जगह पे अपने 2 कर देना है, 2d/t। अब चाहे डिस्टेंस पता करो, चाहे स्पीड पता करो, चाहे टाइम पता करो, इस 2 का यूज़ करना है साथ में, ठीक है। तो इसके सिवाय यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। जब भी साउंड में से न्यूमेरिकल बनेगा यही कंसेप्ट यूज़ करके बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, हियरिंग एड। अब हमारी जो रेंज है वो मैंने आपको बताई थी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। बट जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना, जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाएंगे, तो हमारी जो रेंज है बच्चे वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। वो रेंज जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो जब वो रेंज कम होगी, कुछ लोगों की इतनी कम हो जाती है कि उनको ना मशीन लगानी पड़ती है कान में, वही हियरिंग एड है, जो सुनने वाली मशीन कान में लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखना है आपने कि कोई भी मशीन है उसको ना हमारा बोला हुआ कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, उसको सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ में आते हैं। तो मान लो मैंने वो मशीन लगाई, आप बोल रहे हो यू आर गिविंग साउंड टू मी, तो आपने मुझे साउंड दिया, तो मेरी जो मशीन है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। अब वो जो सिग्नल है वो क्या सिग्नल छोटा होगा, फिर एक एम्पलीफायर यूज़ करा जाएगा, उस सिग्नल को करा जाएगा बड़ा, बट मेरे कान को वो सिग्नल नहीं सुनाई देता। इट मीन्स मुझे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगेन साउंड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, है ना। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही आएगा कि साउंड को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करेगा, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या फिर क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे बच्चे देखो,
माइक की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ना, तो माइक में हम लोग बोलते हैं, माइक में हम लोग बोलते हैं, माइक से आवाज़ नहीं आती, माइक में हम लोग बोले, मीन्स हमने उसको साउंड दिया। माइक में साउंड जाता है और वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, माइक्रोफोन। जब हम माइक में से बोल देते हैं, आवाज़ कहाँ से आती है, स्पीकर में से, तो स्पीकर हमें साउंड दे रहा है एज एन आउटपुट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कौन कन्वर्ट करता है, स्पीकर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए बच्चे, ऑप्शन में माइक्रोफोन भी लिखा होगा, स्पीकर भी लिखा होगा। तो आपने याद रखना है, माइक में बोले, इनपुट दी माइक को, स्पीकर में से आवाज़ आई तो स्पीकर ने एज आउटपुट हमें साउंड दिया है। क्लियर है, तो ये था हमारा हेयरिंग एड का। इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चे काफ़ी। नेक्स्ट बच्चे एक टर्म आती है सोनिक बूम। सोनिक बूम में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और साउंड की स्पीड जो है बच्चे वो कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग गोली चलाते हैं, तो गोली चलाने में क्या होएगा कि जो गोली है वो पहले निकल के चले जाएगी, गोली जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठा करके आवाज़ बाद में आ रही है, तो क्या हो रही है, क्या प्रोड्यूस हुआ, सोनिक बूम प्रोड्यूस हुई वहाँ पे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से बढ़ जाएगी तो वहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस होती है, उस वेव का नाम है बच्चे शॉक वेव। क्या नाम है उसका, शॉक वेव। और जो शॉक वेव है वो क्या होगी, जो भी शॉक वेव प्रोड्यूस हुई है उसके बाद बहुत सारी खूब सारी एनर्जी होएगी। तो जो शॉक वेव प्रोड्यूस हुई है दैट हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जब ये एनर्जी जाके किसी चीज़ से टकराएगी तो वो वहाँ पे धमाके की आवाज़ आएगी, अ लाउड बर्स्ट इज हियर्ड। जब ये वेव जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकरागी तो उस टाइम पे ठा दे के आवाज़ आई धमाके की, वो ठा दे के जो आवाज़ थी उसको मैं नाम दूंगी सोनिक बूम का। तो सोनिक बूम से बच्चे हो क्या क्या सकता है, इससे पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा सोनिक बूम प्रोड्यूस हुई तो बिल्डिंग की बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी, जो विंडोज़ होती है उनके कांच में क्रैकिंग आ सकती है, हमारे कान के में पेन हो सकता है, इवन हमारे कान के ना बच्चे पर्दे भी फट सकते हैं सोनिक बूम से, ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो बच्चे हैं आपका ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। ठीक है, तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।